जय हिंद साथियों, स्वागत है आपके अपने चैनल हायर स्टडी पॉइंट पर, जहां आप अपने बिहार बीएड सीईटी 2025 की तैयारी को एक नए स्तर पर ले जा सकते हैं। मैं हूं नासिर सर और आज की क्लास में हम सामान्य हिंदी के अपठित गद्यांश पर फोकस करेंगे। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको बिहार बीएड सीईटी 2025 की हर अपडेट और नई क्लास की सूचना सबसे पहले मिले। तो चलिए बिना समय गंवाए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज का पहला गद्यांश है, तेनसी का साहस देखकर उनके फ्रांसीसी साहब चकित रह गए। अंततः वे बहुत थक गए, यहाँ तक कि उनके पैर की 2 अंगुलियां मामूली ढंग से जम गई थी। कहा जाता है कि उनकी वीरता देखकर भावुक फ्रेंच साहब इतने जोश में आ गए कि वे तेनसी को हार पहनाना चाहते थे, पर वहाँ पुष्प नहीं थे। इसलिए खाने के लिए जो साजेश समोसे थे उनकी माला पहना दी। उक्त अभियान में 2 साहब मारे गए, पर इसी साल जारों में जिस अभियान में तेनसी ने भाग लिया, वे उसमें स्वयं मृत्यु के जबड़े में जाकर लौट आए। वे कब्र के दक्षिण में जॉर्ज फ्रेई के साथ कोकतांग शिखर पर चल रहे थे, जो 19,900 फीट ऊंचा है। 1951 को 29 अक्टूबर को जॉर्ज फ्रेई के साथ जहां से वे जा रहे थे वो बहुत ढाल वाली जगह थी। कुछ बर्फ जमी थी, पर बहुत पतली। ऊपर एक और पहाड़ी थी जिस पर ढलान और अधिक थी। फ्रेई आगे आगे थे, तेनसी 10 कदम पीछे थे और एक दूसरा शेरपा ओदावा उनके भी 10 कदम पीछे थे। एकाएक फ्रेई का पैर फिसला और वे तेनसी की ओर चले। तेनसी ने उन्हें बचाने की चेष्टा की, परंतु स्वयं उनके पैर लड़खड़ा गए। चलिए यह गद्यांश हम लोग पढ़े हैं, इसका आप एमसीक्यू देखते हैं। इस गद्यांश का सबसे पहला एमसीक्यू है, उक्त शीर्षक का चुनाव कीजिए। इसका सही आंसर क्या है जल्दी बताइए। फर्स्ट गद्यांश का फर्स्ट प्रश्न है, इसका सही आंसर क्या है। इसका आपको सही आंसर ऑप्शन बी, तेनसी का साहस। तेनसी का साहस, ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 2 देखते हैं। जॉर्ज फ्रेई ने तेनसी को माला पहनाई क्योंकि। प्रश्न 2 है, जॉर्ज फ्रेई ने तेनसी को माला पहनाई क्योंकि। इसका राइट आंसर क्या है। इसका आपको राइट आंसर ऑप्शन बी है, फ्रेई तेनसी की वीरता से बहुत प्रभावित थे। का राइट आंसर ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 3 है गद्यांश का, फ्रेई का पाँव फिसला। फ्रेई का पाँव फिसला क्योंकि। इसका सही आंसर क्या है ये बताइए। इसका आपको सही आंसर ऑप्शन सी है, ऑप्शन सी है सही आंसर। वह बहुत ढाल वाली जगह थी जिस कारण उसका पाँव फिसल गया। वह बहुत ढाल वाली जगह थी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 4, जॉर्ज फ्रेई ने साजेश की माला पहनाई क्योंकि इसकी माला क्यों पहनाई। इसका आपको राइट आंसर ऑप्शन सी है, क्योंकि वहाँ फूल उपलब्ध नहीं थे, जिस कारण खाने का जो समोसा था, साजेश था, उसी का माला पहनाया। फ्रेई ने किसको माला पहनाया। तेनसी को पहनाया। चलिए नेक्स्ट गद्यांश देखते हैं, गद्यांश 2, अनंत रूपों में प्रकृति हमारे सामने अतीत है, कहीं मधुर सुसज्जित या सुंदर रूप में, कहीं रूखे बेडौल या कर्कश रूप में, कहीं भाव्य विशाल या विचित्र रूप में, उग्र कुशल या भयंकर रूप में। सच्चे कवि का हृदय उसके उन सब रूपों में लीन होते हैं, क्योंकि उसके अनुराग का कारण अपना खास सुख भोग नहीं, बल्कि चिर साहचर्य द्वारा प्रतिष्ठित
वासना है, जो केवल प्रफुल्ल प्रसन्न प्रसाद के सौरभ संचार मकरंद लोलूप मधुकर के गुंजार कोकिल कुजित निकुंज और शीतल सुख स्पर्श समीर इत्यादि की चर्चा किया करते हैं। वे विषयी या भोगलिप्सु है। इसी प्रकार जो केवल मुक्तभास हिम बिंदु मंडित शरकताब शब्द जाल अत्यंत विशाल गिरी शिखर से गिरते हुए जल पर पात की गंभीर गति से उठी हुई सिकरनिहारिका के बीच विविध वर्ण स्फुरन की विशालता भव्यता और विचित्रता में ही अपने हृदय के लिए सब कुछ पाते हैं। वे तमाशबीन है। सच्चे भाव का हृदय कवि नहीं। प्रकृति के असाधारण सब प्रकार के रूपों को रखने वाले वर्णन हमें वाल्मीकि कालिदास इत्यादि संस्कृत के प्राचीन कवियों में मिलते हैं। पिछले खाव के कवियों ने मुक्त रचनाओं में तो अधिकतर प्राकृतिक वस्तुओं का अलग अलग उल्लेख मात्र उद्दीपन की दृष्टि से किया। जो प्रबंध रचनाओं में जो थोड़ा बहुत संश्लिष्ट चित्रण किया है, वह प्रकृति का विशेष रूप विभूति को लेकर ही है। चलिए दूसरा गद्यांश का पहला सवाल है उक्त शीर्षक का चयन कीजिए। इसका आपको राइट आंसर ऑप्शन डी, प्रकृति चित्रण और संस्कृति के प्राचीन कवि। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, सच्चा कवि वह है, इसका सही आंसर क्या है? इसका आपको सही आंसर है ऑप्शन ए, जिसका हृदय प्रकृति के प्रत्येक रूप में रमे या बसे। चलिए तीसरा प्रश्न है, सच्चे कवियों का मन प्रकृति के समस्त रूपों के साथ रमता है क्योंकि इसका सही आंसर क्या है? इसका आपको सही आंसर ऑप्शन सी है, क्योंकि प्रकृति के चिर साहचर्य द्वारा उनके हृदय में वासना प्रतिष्ठित हो जाती है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न 4, जो कवि प्रकृति के बाह्य रूप में ही अपने हृदय के लिए सब कुछ पाते हैं वे। इसका आपको सही जवाब है ऑप्शन डी, तमाशाबीन है। वो क्या है? तमाशाबीन है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न 5, गद्यांश 2 का सारांश जो हम लोग पढ़े उसका प्रश्न 5, संस्कृति के प्राचीन कवियों के प्रकृति वर्णन गढ़ीय है क्योंकि उनमें इसका सही आंसर क्या है? इसका आपको सही आंसर ऑप्शन डी, प्रकृति के वर्णन उद्दीपन रूप में प्राप्त होते हैं। चलिए अब देखते हैं गद्यांश 3, राष्ट्रीय जागृति तभी ताकत पाती है, तभी कारगर होती है जब उसके पीछे संस्कृति की जागृति हो। और यह तो आप जानते ही हैं कि किसी भी संस्कृति की जान उसके साहित्य में यानी उसकी भाषा में है। इसी बात को हम यूँ कह सकते हैं कि बिना संस्कृति के राष्ट्र नहीं और बिना भाषा के संस्कृति नहीं। कुछ लोग ऐसा समझ सकते हैं कि महावीर प्रसाद द्विवेदी ने भाषा के लिए नियम ही
ज़्यादा बनाए, उसके बाधा ही उसमें जान नहीं फूकी। इसलिए बड़ी बात नहीं की, लेकिन ऐसे लोगों को समझना चाहिए कि बिगुल बजाकर सिपाही को जगाने और जोश दिलाने वाले का काम जितना महत्व का है, कम से कम उतनी ही महत्व उस आदमी का भी है जो सिपाही को ठीक ढंग से वर्दी पहनाकर और कदम मिलाकर चलने की तमीज़ सिखाता है। संस्कृति की चेतना को जगाने के काम में तो रविंद्रनाथ ठाकुर की क्या कोई बराबरी करेगा, लेकिन उसके संगठित करने के काम में महावीर प्रसाद द्विवेदी का स्थान किसी से दूसरा नहीं। चलिएगा ध्यान से 3 का फर्स्ट सवाल, उपर्युक्त शीर्षक का चयन कीजिए। उपर्युक्त शीर्षक का चयन कीजिए। इसका आपको राइट आंसर है ऑप्शन सी, राष्ट्रीय जागरण और संस्कृति। राष्ट्रीय जागरण और संस्कृति। चलिए दूसरा सवाल, राष्ट्रीय जागृति के लिए आवश्यक। इसका आपको सही जवाब है ऑप्शन बी, सांस्कृतिक चेतना। सांस्कृतिक चेतना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 3, सांस्कृतिक जागृति में महावीर प्रसाद द्विवेदी का स्थान महत्वपूर्ण है, क्योंकि उन्होंने भाषा के स्वरूप को संवारा। प्रश्न संख्या 3 का राइट आंसर ऑप्शन बी। चलिए चौथा गद्यांश, साहित्य का आधार जीवन है, इसी नींव पर साहित्य की दीवार खड़ी होती है। उसकी अटारियाँ, मीनार और गुंबद बनते हैं, लेकिन बुनियादें मिट्टी के नीचे दबी पड़ी है। उन्हें देखने को भी जी नहीं चाहेगा। जीवन परमात्मा के सृष्टि है, इसलिए अनंत अबोध है, अगम्य है। साहित्य मनुष्य की दृष्टि है, इसलिए सुबोध है, सुगम है और मर्यादाओं से परिमित है। जीवन परमात्मा को अपने कार्यों का जवाबदेह है या नहीं हमें मालूम नहीं, लेकिन साहित्य तो मनुष्य के सामने जवाबदेह है। इसके लिए कानून है, इसके इधर उधर वह नहीं हो सकता, लेकिन जीवन का उद्देश्य ही आनंद है। मनुष्य जीवन पर्यंत आनंद की खोज में रहता है। किसी को वह रत्न द्रव्य में मिलता है, किसी को बड़े पूरे परिवार में, किसी को लंबे चौड़े भवन में, किसी को ऐश्वर्य में, लेकिन साहित्य का आनंद इस आनंद से ऊंचा है। इस आनंद से ऊंचा है, इससे पवित्र है, उसका आधार सुंदर और सत्य है। वास्तव में सच्चा आनंद सुंदर और सत्य से मिलता है। उसी आनंद को दर्शाना, वही आनंद उत्पन्न करना साहित्य का उद्देश्य है। ऐश्वर्य या भोग के आनंद में ग्लानि छिपी होती है, उसकी आरुचि भी हो सकती है, पश्चाताप भी हो सकता है, पर सुंदर से जो आनंद प्राप्त होता है वो अखंड है, अमर है। गद्यांश 4, उपर्युक्त शीर्षक का चयन कीजिए। इसका आपको सही जवाब है ऑप्शन सी, साहित्य और जीवन। साहित्य और जीवन। जीवन अगम्य है, क्योंकि परमात्मा की सृष्टि है। इसका ऑप्शन सी सही आंसर है। साहित्य का आनंद अखंड है, क्योंकि वह सुंदर और सत्य पर आधारित है। इसका प्रश्न 3 का सही जवाब है ऑप्शन बी। प्रश्न 4, सच्चे आनंद की प्राप्ति होती है।
सत्य और सुंदर के साक्षात्कार द्वारा। 4 का राइट आंसर ऑप्शन सी। गद्यांश 5। भाषाओं और भाषा की समस्या जिस तरह बाह्य स्थिति की समस्या है, उसी तरह बौद्धिकता की यह समस्या लेखक की अभ्यंतर स्थिति की समस्या है। इतिहास और परंपरा के बावजूद लेखक को, कवि मनीषी को बौद्धिक होना ही है। बौद्धिक होकर उसकी निर्मम बुद्धि से इतिहास और परंपरा का मूल्यांकन करना है। परंपरा न सब की सब और ज्यों का त्यों मूल्यवान है, न कि सब की सब और ज्यों का त्यों बिल्कुल कूड़ा है। लेकिन क्योंकि मूल्यवान है और क्योंकि कूड़ा कूड़ा है, क्या ग्रहण करना है और क्या छोड़ना है, किसको किसके साथ मिलाना है और किससे साथ पैबंदी करनी है, इसका निर्णय बुद्धि के सहारे ही हो सकेगा। चलिए गद्यांश 5 का सही जवाब क्या है? उपर्युक्त शीर्षक का चयन कीजिए। पहला प्रश्न का सही जवाब है आपको गद्यांश 5 का ऑप्शन सी, परंपरा और बुद्धि। परंपरा और बुद्धि। चलिए नेक्स्ट प्रश्न। लेखक को बौद्धिक होना है क्योंकि। लेखक को बौद्धिक होना है क्योंकि। प्रश्न 2 का सही आंसर है आपको ऑप्शन सी। उसको इतिहास और परंपरा का मूल्यांकन करना होता है। उसको इतिहास और परंपरा का मूल्यांकन करना होता है। प्रश्न 2 का राइट आंसर है आपका ऑप्शन सी। प्रश्न 3। परंपरा के संबंध में लेखक का कहना है कि। परंपरा के संबंध में लेखक का कहना है कि बुद्धि द्वारा उसका मूल्यांकन किया जाए। प्रश्न 3 का सही आंसर ऑप्शन सी। गद्यांश 6। लोकप्रियता को भेड़िया धसान कहा जाता है। इसके पीछे व्यक्ति पागल हो जाते हैं। वो भूल जाता है कि जनता व्यक्ति को भुला देने में 2 दिन का समय भी नहीं लेता। इतना होने पर भी यदि आपसे कोई कहे कि केवल एक वरदान मांग लो, तो आप तत्काल कहेंगे कि मैं लोकप्रिय होकर यश का भागी बनना चाहता हूँ। लोकप्रिय होने का अर्थ होता है अधिक से अधिक व्यक्तियों के प्रशंसा का पात्र होना, परंतु लोकप्रियता के अपने दोष भी है। लोकप्रिय व्यक्ति जनता और समाज का व्यक्ति बन जाता है। वो अपना काम बहुत कर पाता है। गद्यांश 6 का पहला प्रश्न। अवतरण का शीर्षक छांटिए। अवतरण का शीर्षक छांटिए। इसका आपको राइट आंसर ऑप्शन सी है, लोकप्रिय। लोकप्रिय। दूसरा प्रश्न। लेखक के मतानुसार व्यक्ति का सबसे प्रबल इच्छा होती है लोकप्रिय होना। लोकप्रिय होना ऑप्शन बी। उपरोक्त अनुच्छेद के आधार पर लोकप्रियता। ऑप्शन ए व्यक्ति को प्रशंसा का पात्र बना देती है। प्रशंसा का पात्र बना देती है। प्रश्न 3 का राइट आंसर ऑप्शन ए। प्रश्न 4। लोकप्रियता का सबसे बड़ा दोष यह है कि वह व्यक्ति को समाज और जनता की वस्तु बना देती है। प्रश्न 4 का राइट आंसर ऑप्शन ए। गद्यांश 7। परसेवा और परोपकार की निर्मल सरिता में निमज्जन करने वाले अंततः करण का मल शीघ्र ही धुल जाता है। उसका अहम भाव, उसकी स्वार्थ चिंता, उसका अविवेक समूल नष्ट हो जाता है। नीच पर भेद छिद्र भिद्र होकर एकत्व और सामत्व के भाव जागृत हो जाते हैं। पंख विहीन और त्रिशित पक्षी को
बड़े धैर्य से उठाकर और स्नेह स्नेह उसकी पीठ पर हाथ फेर कर उसे जल पिला वायु में उड़ा देने वाले व्यक्ति की अंतरात्मा को जिस सौरभ्य का अनुभव प्राप्त होता है उसका वर्णन आवश्यक है। घायल पशु के घाव पर पट्टी बांधकर उसे पुचकार कर उसकी पीड़ा को कम करने का प्रयत्न करने वाले मनुष्य को कितनी शांति उपलब्ध होती है, इसे वे ही जानते हैं। भूखे को भोजन देकर, नग्न को वस्त्र पहनाकर, चक्षु विहीन को मार्ग दिखाकर, व्याधिग्रस्त को औषधि देकर, गिरे हुए को उठाकर, अंधकार पूर्ण स्थान को अवलोकित कर और रिक्त को पूर्ण करके सेवाधर्म को निभाने वाला पुरुष जगत पूज्य होता है। गद्यांश 7 का उपर्युक्त गद्यांश का शीर्षक है। गद्यांश 7 का पहला प्रश्न आपको है, इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी है। गद्यांश 7 का जो पहला आंसर ऑप्शन बी है, सेवाधर्म। गद्यांश 2 7 का दूसरा, सेवा का मार्ग अपनाकर व्यक्ति शांति प्राप्त करता है। प्रश्न 2 का राइट आंसर ऑप्शन डी। प्रश्न 3, सेवा के अवसर सदा और सर्वत्र उपलब्ध रहते हैं। 4, सेवा करने वाले व्यक्ति का अंततः कारण निर्मल हो जाता है। गद्यांश 8, जर्मनी जाने से पहले डॉक्टर राम मनोहर लोहिया को गांधी और नेहरू दोनों ने आकर्षित किया था, लेकिन गांधी के प्रति उनके आकर्षण में श्रद्धा अधिक थी। शायद एक दूरी थी, जबकि नेहरू के प्रति आदर। नेहरू में उन्हें हृदयता दिखाई देती थी, पर तत्काल निर्णय लेने की सामर्थ्य भी। नेहरू में उन्हें वे सभी गुण दिखे थे जो लोहिया स्वयं अपने आप में विकसित देखना चाहते। निर्भीकता, बौद्धिक स्वतंत्रता और संवेदनशीलता। इस समानता के कारण एक दशक तक साथ मिलजुल कर काम भी किया, लेकिन बाद में एक दूसरे से बहुत दूर होते चले गए। चलिए गद्यांश 8 का पहला प्रश्न है, जर्मनी जाने से पहले लोहिया जी को किसने आकर्षित किया था? इसका आपको राइट आंसर ऑप्शन सी है, नेहरू और गांधी दोनों ने। प्रश्न 2, श्री लोहिया के मन में गांधी जी के प्रति क्या भाव था? श्रद्धा का भाव था। प्रश्न 3, डॉक्टर लोहिया का नेहरू के प्रति क्या भाव था? आदर का ऑप्शन ए। प्रश्न 4, डॉक्टर लोहिया को नेहरू में कौन से गुण दिखाई देते थे? इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है। प्रश्न 4 का आपको राइट आंसर ऑप्शन सी है, सहृदयता और निर्णय लेने की सामर्थ्य दोनों। प्रश्न 4 का राइट आंसर ऑप्शन सी। प्रश्न 5, डॉक्टर लोहिया अपने भीतर किन गुणों को विकसित करना चाहते थे? ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है, निर्भीकता, बौद्धिक स्वतंत्रता और संवेदनशीलता। प्रश्न 5 का राइट आंसर ऑप्शन डी। गद्यांश 9, इस संसार में धन ही सब कुछ नहीं है, धन की पूजा सदैव नहीं होती। इतिहास साक्षी है उन व्यक्तियों की
कीर्ति अक्षय है, जिन्होंने केवल धनोपार्जन में अपना जीवन नहीं बिताया, वरना ऐसे कार्य भी किए जिसने मानव समाज का कल्याण हुआ। जिन लोगों का उद्देश्य केवल धन बटोरना रहा है उनकी प्रतिष्ठा स्थायी नहीं रही है। पूजा उन्हीं की गई जिन्होंने मानव समाज की भलाई की और उसके कल्याण के क्षेत्र में योगदान दिया। जिन्होंने धन को ही सब कुछ समझा, किसी ने जाना तक नहीं कि वे कौन थे और कहाँ गए। मानव समाज स्वार्थ की उपासना नहीं करता। गद्यांश 9 का पहला प्रश्न, किसकी पूजा सदैव नहीं होता? किसकी पूजा सदैव नहीं होता? इसका आपको राइट आंसर है धन की, ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, उनकी कीर्ति अक्षय है जिन्होंने मानव समाज का कल्याण किया। मानव समाज का कल्याण किया, ऑप्शन 2 का राइट आंसर ऑप्शन सी। प्रश्न संख्या 3, उनकी प्रतिष्ठा स्थायी नहीं रही जिन्होंने धन बटोरा, ऑप्शन ए। पूजा उन्हीं की गई मानव समाज की भलाई की, जो क्या किया? मानव समाज की भलाई किया, उन्हीं का पूजा किया गया। गद्यांश 9 का 5वां प्रश्न, मानव समाज किसकी उपासना नहीं करता? मानव समाज किसकी उपासना नहीं करता? ऑप्शन डी, स्वार्थ का। गद्यांश 10, समय के साथ साथ जीवन के मूल्य एवं आदर्श भी बदलते रहते हैं। मध्यकालीन संसार में जो सत्य था, नैतिक पूर्ण था, युक्ति युक्त था, आज वह वैसा नहीं है। प्राचीन सत्य की पवित्रता पर समय की धूल जम गई। प्रयोग ने उसे दुर्लभ बना दिया है और संसार की उत्पन्न नवीन परिस्थितियों ने उसे असामाजिक और अयुक्त ठहराया है। इसमें न तो आश्चर्यचकित होने का कोई कारण है और न निराश होने का। प्रत्येक युग का अवसर नया होता है और प्रत्येक युग में सत्य नए परिधान में सामने आता है। उसमें विस्मित होने की बजाय उसका स्वागत करना ही श्रेयस्कर और लाभदायक होता है। आधुनिक युग में जो अनेक मौलिक परिवर्तन हुए हैं, उनमें प्रमुख है संपत्ति धारण की विचारधारा। आज तक संपत्ति का स्वामित्व व्यक्तियों या परिवारों के हाथ में था। अधिक से अधिक यह होता था कि कुछ लोग परिवार में मिलकर किसी उद्योग की स्थापना कर लेते थे, लेकिन ऐसे उद्योगों में प्रत्येक व्यक्ति अथवा परिवार अपने अपने भाग का स्वामी होता था। आज इस धारणा के बिल्कुल विपरीत एक नई धारणा जागृत हो गई है कि संपत्ति पर व्यक्ति का नहीं, राष्ट्र का अधिकार होना चाहिए। उद्योग धंधों और कृषि का संचालन एवं नियंत्रण राष्ट्रीय सरकार करे। उसके होने वाला लाभ कुछ गिने चुने व्यक्ति की तिजोरी का श्रृंगार न बनकर समूचे राष्ट्र में बसने वाले नागरिकों के हितार्थ प्रयोग में लगाया जाए। गद्यांश 10, आधुनिक युग के नवीन परिवर्तनों में मुख्य क्या है? ऑप्शन ए, संपत्ति का नवीन अवधारणा। प्रश्न 1 का आपको सही आंसर ऑप्शन ए है।
प्रश्न 2, मध्ययुगीन सत्य और जीवन मूल्य आज। प्रश्न 2 का आपको राइट आंसर ऑप्शन बी है, उन पर समय की धूल जम गई। प्रश्न 3, संपत्ति की अवधारणा में आज सर्वथा मौलिक तत्व यह है कि संपत्ति पर राष्ट्र का अधिकार होना चाहिए। संपत्ति पर राष्ट्र का अधिकार होना चाहिए। नवीन जीवन मूल्यों का हमें स्वागत करना चाहिए। प्रश्न 4 का आपको राइट आंसर ऑप्शन ए। प्रश्न 5, उपर्युक्त अवतरण का शीर्षक होगा ऑप्शन बी, नवीन जीवन मूल्य। 5 का राइट आंसर ऑप्शन बी। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। आपका एक लाइक हमें और भी बेहतर कंटेंट बनाने के लिए प्रेरित करता है। इस वीडियो को अपने दोस्तों और स्टडी ग्रुप में शेयर करें ताकि सभी को फ़ायदा मिले। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपको बिहार बीएड CET 2025 की हर अपडेट और नई क्लास की सूचना सबसे पहले मिले। इस चैप्टर का PDF नोट्स और प्रैक्टिस सेट हमारे टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध है। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, जल्दी से ज्वाइन करें। हायर स्टडी पॉइंट टेलीग्राम चैनल, ज्वाइन नाउ।